वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस। आज हमारा इसका होगा पार्ट नंबर 2। इसके अंदर पे अपन करेंगे 20 क्वेश्चन। यदि दोस्तों आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको फिजिक्स के यानी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की डेली एक्सरसाइज करवाते हैं और इन एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन लिए जाते हैं वो प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए होते हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते लेते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और दोस्तों आप 100% एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और हमारे इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे सभी प्रकार की जो PDF फाइल होती हैं वो मिल जाएंगी, चाहे वो हमारे प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल हो या चाहे इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF फाइल हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। सभी हमारी जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और चलिए चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां क्रम से 334 हर्ट्ज एवं 326 हर्ट्ज हैं। यदि ध्वनि तरंगों का वेग 360 मीटर पर सेकेंड है तो दोनों तरंगों के अध्यारोपण पर विस्पंदन काल, यानी दोस्तों हमें विस्पंदन काल पूछा है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा विस्पंदन आवृत्ति, यानी कि एक सेकेंड में उत्पन्न विस्पंदनों की संख्या। तो दोस्तों याद रखना, जो विस्पंदन की जो संख्या होती है या विस्पंदन की जो आवृत्ति होती है एफ है, उसका मान यानी कि जो तरंगें अध्यारोपित होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है, यानी कि उनकी आवृत्तियों का जो अंतर होता है उसी के बराबर हमारी विस्पंदन की आवृत्ति होती है या एक सेकेंड में उत्पन्न विस्पंदनों की संख्या होती है। तो दोस्तों जो हमारा विस्पंदन आवृत्ति हो जाएगी वो जाएगी 334 माइनस के 326, यानी कि ये हमारा निकल कर आ जाएगा 8। अब हमें निकालना है विस्पंदन काल, यानी आवर्तकाल ही होता है दोस्तों। तो विस्पंदन काल यानी आवर्तकाल हम जानते हैं वो होता है 1/आवृत्ति, यानी कि जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है T बराबर होता है 1/f। तो विस्पंदन काल के लिए अपन विस्पंदन आवृत्ति रख देंगे, तो हमें विस्पंदन आवृत्ति हमारी निकल कर आई थी 8। तो आवर्तकाल हो जाएगा यानी विस्पंदन काल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/8, ये हो जाएगा 0.125, यानी एक को अपन 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल कर आ जाएगा 0.125 सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो दर्पण 50 डिग्री के कोण पर आनत हैं। यदि दोनों दर्पणों के मध्य बिंब रखा जाए तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या है, यानी दोस्तों हमें कोई दो प्रतिबिंब दिए हुए हैं, उनके मध्य कोण हमें 50 डिग्री का दिया हुआ है। तो उसके कारण जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, इनके मध्य कोई बिंब रख दिया तो इस बिंब के जितने प्रतिबिंब होंगे उनकी संख्या हमें बतानी है। तो उसका दोस्तों याद रखना, निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 360 के अंदर अपन थीटा को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान 50 दिया हुआ है, तो 360 को अपन 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 36/5, या इसको अपन लिख सकते हैं 7 सही 1/5। तो दोस्तों याद रखना, यानी प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए जो हमें कोण दिया होता है उसको अपन डिवाइड करते हैं 360 को। यदि इसका हमारा मान सम संख्या आता है तो इसमें से 1 हटाते हैं, फिर जो मान होगा वो हमारा प्रतिबिंब संख्या होगी। यदि इसका मान हमारा विषम आती है तो जो विषम संख्या होगी वही हमारी प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। यदि इसका मान भिन्न आता है यानी भिन्नात्मक आता है तो उसका जो पूर्णांक मान होता है पूर्णांक, वही हमारा प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों 360 को अपन 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 7 सही 1/5। तो उसकी जो पूर्णांक मान है यानी कि 7 है, ये पूर्ण संख्या, यही हमारी प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 7। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग c है तो म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश को x दूरी तय करने में, यानी x दूरी तय करने में लगा समय। यानी दोस्तों हम जानते हैं कि किसी म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में यदि प्रकाश का वेग होगा वो जाएगा v बराबर हो जाएगा c/म्यू, यानी प्रकाश का यानी कि वायु में जो प्रकाश का वेग होता है उसका म्यू गुणा ही कम हो जाएगा, यानी कि किसी भी माध्यम में यानी सघन माध्यम में प्रकाश का वेग होता है वो कम होता है, यानी कि जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उतना ही कम उसका वेग हो जाएगा। तो वेग का फॉर्मूला होता है c/म्यू, और हमें दी हुई है x दूरी तय करने में लगा समय हमें निकालना है।
तो दोस्तों हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमें दी हुई है x और अपॉन चाल, यानी चाल हमारी हो गई c अपॉन म्यू, यानी ये c और इसका अपॉन में म्यू आएगा, ये म्यू चला जाएगा हमारा ऊपर, तो इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो समय निकल कर आएगा वो होगा म्यू एक्स अपॉन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यू एक्स अपॉन सी। तो म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में एक्स दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा हमारा म्यू एक्स अपॉन सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए ताप पर हाइड्रोजन की प्रति मोल औसत गतिज ऊर्जा एवं ऑक्सीजन की प्रति मोल गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि के बराबर 16 यानी कि दोस्तों हमें जो हाइड्रोजन की जो गतिज ऊर्जा है और ऑक्सीजन की प्रति मोल गतिज ऊर्जा है उसके मध्य यानी संबंध बताना है। तो हम जानते हैं कि जो गैसों का जो अणु होते हैं उनका जो वर्ग माध्य मूलमान होता है यानी VRMS, वे का वर्ग माध्य मूलमान वो होता है हमारा √3T अपॉन यानी 3RT अपॉन M। तो दोस्तों यहाँ पर M होता है, ये हमारा अणुभार होता है। तो जो हमारा V समानुपाती हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√M, यानी अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और हम जानते हैं जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो होती है V² के समानुपाती होती है, V², यानी 1/2 V² होती है, तो V² के समानुपाती हो जाएगी। यहाँ से अपन V का मान रखेंगे ये, तो ये हमारा हो जाएगा समानुपाती, यानी 1/√M का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा M, यानी जो हमारी जो गतिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से अपन संबंध निकालेंगे तो हमारा संबंध निकल कर आ जाएगा कि ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन के लिए गतिज ऊर्जा अपॉन ऑक्सीजन के लिए जो गतिज ऊर्जा जाएगी वो जाएगी MO अपॉन MH, यानी ऑक्सीजन का अणुभार अपॉन हाइड्रोजन का अणुभार। हम जानते हैं ऑक्सीजन का अणुभार हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1। तो यहाँ से अपन EH और E0 में संबंध निकालते हैं तो हमारा EH हो जाएगा वो जाएगा, यानी हाइड्रोजन के लिए जो औसत यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी ई ऑक्सीजन की, यानी कि जो ई ऑक्सीजन होगा उसकी 16 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से 16 गुना अधिक होगी हाइड्रोजन के लिए। हमें यही पूछा तो हाइड्रोजन की जो प्रति मोल गतिज ऊर्जा होगी वो ऑक्सीजन की प्रति मोल गतिज ऊर्जा है उसकी 16 गुना होगी, यानी कि ये हमारा ऑक्सीजन की है और ये हाइड्रोजन की है, ये इसके 16 गुना अधिक हो जाएगी। उसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना, इनका ये संबंधी होता है कि ई हाइड्रोजन के और ई ऑक्सीजन के निकालेंगे तो ये हो जाएगा MO अपॉन MH। हम जानते हैं MO का मान 16 है, MH का मान 1 है। इस संबंध से निकालेंगे तो हम निकालेंगे जो हाइड्रोजन के लिए जो प्रतिमोल गतिज ऊर्जा होगी वो ऑक्सीजन से 16 गुना अधिक हो जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पीएन संधि जंक्शन में अल्पसंख्यक धारा बहुत अधिक निर्भर करती है, यानी दोस्तों पीएन संधि होती है उसके अंदर जो अल्पसंख्यक धारा होती है वो अक्षय क्षेत्र के आकार पर डिपेंड करती है। यानी अपन किसी पीएन संधि को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, यानी कि उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं, तो अक्षय परत का मान बढ़ जाता है, यानी कि जो परत होती है उसका क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण जो अल्पसंख्यक धारा होती है अल्पसंख्यक धारा उसका मान बढ़ जाता है। और यदि अपन उत्क्रम यानी कि दोस्तों याद रखना जो रिवर्स बायस में दौड़ते हैं तो अक्षय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, उसी के कारण यानी कि अल्पसंख्यक धारा होती है उसका मान बढ़ता है। तो याद रखना जो अल्पसंख्यक धारा होती है वो डिपेंड करती है अक्षय क्षेत्र के आकार पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक अवतल लेंस के सामने प्रकाशित केंद्र और नाभिक के बीच रखी है तो प्रतिबिंब है। तो दोस्तों याद रखना यदि हमें अवतल लेंस दिया हुआ हो तो अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वह वस्तु से छोटा एवं आभासी बनेगा। बस फर्क कितना होता है, यदि वस्तु फोकस से और अनंत के मध्य होती है तो हमारा जो फोकस और अनंत के मध्य होती है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और इस प्रकाशीय केंद्र के मध्य बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर होती है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पर, लेकिन बनता है हमेशा आभासी एवं छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी यानी कि वर्चुअल और यानी कि वस्तु से छोटा, यानी डिमिस्ड यानी बनेगा, यानी कि डिमिनिस्ड बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर काल्पनिक एवं वस्तु से छोटा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक के नियम की सीमा के अंदर कौन सा संबंध सत्य है। यानी दोस्तों हुक का नियम होता है उसके अंदर हमें बताना है कौन सा जो संबंध है वो सत्य है। तो हम जानते हैं जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, प्रत्यास्थता गुणांक उसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल अपॉन विकृति।
प्रतिबल अपॉन विकृति। तो यहाँ से हमारा जो राइट संबंध निकल कर आया जाएगा वो जाएगा प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति, यानी कि राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रतिबल इज इक्वल टू प्रत्यास्थता गुणांक मल्टीप्लाई विकृति, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो राइट संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान और उस द्रव्यमान के अंदर के वेग का गुणनफल है, यानी दोस्तों यानी हमें संपूर्ण द्रव्यमान एम और जो उसका द्रव्यमान के अंदर है वी, उसका गुणनफल यानी एम वी का गुणनफल किसके बराबर होता है। दोस्तों हम जानते हैं ये होता है संवेग, यानी पी बराबर एम वी, यानी इस संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान और वेग के गुणा को कहते हैं अपन संवेग। बल्कि जो दोस्तों ये रेखीय संवेग होगा, जो कोणीय संवेग होता है वो होता है हमारा एम वी आर, यानी इसमें जो त्रिज्या होती है उसका और गुणा किया जाता है। लेकिन जो संपूर्ण निकाय की ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, उसके अंदर वेग का स्क्वायर होता है। और स्थितिज ऊर्जा के अंदर भी यानी कि जो एम जी एच उसके अंदर वेग नहीं होता। तो दोस्तों याद रखना जो एम वी होगा यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणा होता है वो होता है रेखीय संवेग, निकाय का रेखीय संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइनर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलगित निकाय की संपूर्ण ऊर्जा, यानी दोस्तों हमें कोई निकाय दिया हुआ है उसकी संपूर्ण ऊर्जा के बारे में हमें बताना है। तो हम जानते हैं जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वो हमें यह बताता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है, न ही बढ़ाया जा सकता है, वह हमेशा नियत रहती है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कैन नॉट चेंज, यानी बदल नहीं सकते। यानी कोई विलगित निकाय है उसकी जो टोटल एनर्जी है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते जब तक कोई बाह्य बल न लगा जाए। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं न ही डिक्रीज कर सकते हैं, वह नोट यानी कि है नॉट चेंज रहेगी, यानी बदल नहीं सकती। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई हमें नाभिक दिया हुआ है एक्स यानी जेड एक्स ए, तो नाभिक के बीटा नेगेटिव यानी 6 होने पर यानी निम्न में से क्या नहीं बदलता। यानी दोस्तों हमें कोई नाभिक दिया हुआ है जेड एक्स ए, यानी ए इसकी यहाँ पर मास नंबर है और यह है इसका एटम नंबर है जेड। तो यदि इसमें कोई बीटा 6 होता है माइनस के बीटा 6, तो इसमें किस पर फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों हम जानते हैं कोई नाभिक होता है, इसमें से यदि अपन बीटा यानी कि बीटा 6 को करेंगे तो वह जो हमारा नया जो बनेगा वो ये बनता है नया जो नाभिक बनता है वो होता है जेड माइनस 1, यानी कि दोस्तों बीटा माइनस हो रहा है तो यानी जेड प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, यानी ए ऐसा कि ऐसा रहता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि एक माइनस का न्यूट्रॉन निकला है, तो न्यूट्रॉन निकलता है तो जेड के मान में भी परिवर्तन होता है। ये जो एक्स होता है नाभिक यानी एटम यानी कि नंबर में परिवर्तन होने के कारण एक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन होता है इसके मान में भी परिवर्तन होता है, लेकिन जो हमारा जो मास नंबर होता है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो हमारा ए होता है यानी उसमें कोई भी यानी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि यदि कोई जेड एक्स ए के अंदर बीटा 6 यानी निकलता है तो जो ऊपर हमारा मास नंबर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसका वो का वही रहता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम व 2m द्रव्यमान के दो कणों पर क्रमशः +2 क्यू और +q आवेश हैं, उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है। एक समान समय के लिए यानी गति कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा का अनुपात है। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई दो आवेश हैं, एक तो ये यानी कि कोई दो आवेश हैं, एक का द्रव्यमान है m, एक का द्रव्यमान है 2m और एक का आवेश है वो है +2q और एक पर आवेश है +q। तो इनको दोनों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, और आकर्षण यानी कि दोस्तों यानी कि इनके मध्य बल लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे तो टी समय बाद यानी कि इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में निकालनी है। तो दोस्तों यदि अपन दोनों कणों के लिए अलग अलग इसके मान निकालते हैं तो अपन एक साइड में तो लेते हैं m कण वाले के लिए, एक तरफ लेते हैं 2m वाले के लिए। यहाँ पर m है और यहाँ पर 2m वाला कण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बल होगा हम जानते हैं बल बराबर होता है QE, बल बराबर होता है QE। तो m वाले जो कण है उस पर आवेश है 2q, तो ये हो जाएगा 2QE और ये हमारा होता है बल F बराबर ma के। तो यहाँ से अपन इसका त्वरण का मान निकाल लेंगे, a बराबर हो जाएगा हमारा 2q अपॉन a बराबर हो जाएगा
2QE/m। और दोस्तों इसी प्रकार से अपन इस कण के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए जो ऐप का मान हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा QE, यानी कि इसके लिए आवेश Q है और यह है E। और ये हम जानते हैं F बराबर होता है 2ma, यानी कि इसका द्रव्यमान हमें 2m दिया हुआ है। तो इसके लिए जो दूसरा बल का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2ma, यानी m की जगह अपन 2m रखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो त्वरण का मान निकल कर आ जाएगा, a का मान वो हो जाएगा QE/2m। अब यहाँ से दोस्तों अपन वेग का मान निकाल सकते हैं, यानी कि t समय बाद इनका वेग क्या होगा। तो हम जानते हैं v बराबर होता है 80। तो t समय बाद जो वेग होगा वो इसको t से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर निकाल देंगे तो v बराबर हो जाएगा इसका, तो ये इसको t से गुणा कर देंगे और यहाँ पर इसके त्वरण को t से गुणा करेंगे तो हमारा वेग निकल कर आ जाएगा। यानी कि इस त्वरण को t से गुणा कर दिया तो यहाँ पर इसका वेग निकल गया। अब दोस्तों हमें पूछा है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए हमें पहले इनका अनुपात निकालेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं V1/V2 का अनुपात। तो V1 के अंदर अपन V2 का भाग देंगे तो QE/m से कट जाएगा, और 2 के अंदर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/1। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है वो V² के समानुपाती होती है, तो उनका अनुपात होगा इनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 16/1। क्योंकि गतिज ऊर्जा का अनुपात होता है वो होता है V²/V1 की स्क्वायर V2 की स्क्वायर, और इसका अनुपात 4/1 था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16/1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 16/1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का मानने वाला गुण है। यानी दोस्तों प्रकाशिक तंतु क्या होता है कि उसके द्वारा ये प्रकाशिक तंतु एक नली होती है, उसमें यानी किसी प्रकाश को हमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसी के कारण वह एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचती है। यानी कि जो इस प्रकाशिक तंतु के अंदर क्या किया जाता है, इसका जो भारी आवरण होता है उसको क्या रखा जाता है, विरल रखा जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, फिर यहाँ पर इस सतह पर इसका दोबारा से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, फिर दोबारा से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है तो दोबारा दूसरे सिरे पर निकल जाती है। तो जो प्रकाशिक तंतु होता है यानी ऑप्टिकल फाइबर होती है, उसके अंदर जो प्रकाश का गुण काम में लिया जाता होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। यानी दोस्तों हमें जो उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की एनर्जी दी हुई है, तो हमें उसके लिए कोणीय संवेग निकालना है। तो पहले अपन n का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं जो आणविक कक्षा के लिए जो एनर्जी होती है हमारी, वो होती है हमारी एक, यानी कि 13 दोस्तों एन कक्षा के लिए जो हमारी एनर्जी होती है वो हम जानते हैं वो होती है 13.6 का n², यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है 13.6/n²। ये हमें दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो दोस्तों यहाँ से अपन n² का मान निकालेंगे, तो n² का हमारा मान हो जाएगा 13 यानी कि 13.6/3.4। ये हो जाएगा हमारा n² के बराबर। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 4, यानी n का मान आ गया हमारा 2। हम जानते हैं दोस्तों यानी कि जो कोणीय संवेग होता है इसके अंदर वो होता है h/2π का n गुना होता है, h/2π का n गुना, यानी NH/2π। n का मान यहाँ पर अपन 2 रखेंगे तो हमारा जो कोणीय संवेग है L वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बचेगा h/π। h का मान रखेंगे अपन 6.67 × 10⁻⁻34, और अपॉन में पाई का मान रख देंगे अपॉन 3.14। यदि दोस्तों इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 2.1, और ये पावर हमारी बच जाएगी 10⁻⁻34। तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻34। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो दोस्तों याद रखना, ये जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 13.6 n²। तो ये हमें दी हुई है -3.4। तो इस इक्वेशन से अपन n² का मान निकालेंगे, हो जाएगा 4, और n का मान आ जाएगा 2, और जो हमारा l होता है इसके अंदर वो होता है 2, यानी कि होता है 2h/n²।
NH/2 होता है दोस्तों, NH/2 तो n का मान 2 रखेंगे तो h और पाई का मान रखने पर मान निकल कर आ जाएगा, वो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यास्थ टक्कर में टकराने वाले प्रत्येक पिंड की गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। टकराने वाले पिंड की गतिज ऊर्जा बदलती है पर निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नहीं बदलती। दोस्तों याद रखना, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है उनके अनुसार, यानी कि प्रत्यास्थ तो टक्कर होती है, प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ टक्कर, उसके अंदर जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होती है वो नहीं बदलती, लेकिन जो ओनली गतिज ऊर्जा होता है उसका मान बदलता है। यानी कोई दो पिंड है उनके मध्य कोई प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो यानी कि उनकी जो ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है, यानी कि टोटल ऊर्जा वो है परिवर्तित नहीं होती, बल्कि उनकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। यदि यह वेग स्थिर है और यह पिंड गतिशील है तो टकराने के बाद यह पिंड तो स्थिर हो जाता है और यह गतिशील होता है, यानी कि इनकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो टोटल हमारी संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो परिवर्तित नहीं होगी, यानी कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा का मान सेम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल एक है। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा वो होता है संरक्षी बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली जब एक स्थिर लक्ष्य पर दागी जाती है तो 15 सेंटीमीटर भेदने के बाद उसकी चाल 50% कम हो जाती है, तो विराम अवस्था में आने से पूर्व उस गोली की मोटाई कितनी होगी, यानी कितनी मोटाई तक भेदेगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण होता है वो होता है v², वो होता है हमारा v² = u² प्लस के 2as, u² प्लस के 2as। तो उसके अंदर अपन पहले की जो कंडीशन दी हुई है पहली कंडीशन वो रखते हैं, यानी 15 सेंटीमीटर भेदने में उसका वेग 50% हो जाता है। माने पहले वेग था उसका v था तो 50% कम होगा, यानी कि बाद में वेग हो जाएगा v/2। तो v2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी v/2 का स्क्वायर करेंगे तो v²/4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा v2 का मान है कि 50% कम हो जाएगा और उसका स्क्वायर कर दिया, और प्रारंभिक वेग था उसका v² और 2as यानी प्लस के हो जाएगा 2as। तो यहाँ पर रखेंगे अपन 2 और a का मान a रख देंगे, s का मान हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर तो ये रख देंगे 15। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो a का मान हमारा निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आएगा, यानी कि v² को अपन इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3v² और अपॉन में 15 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो इसको इसे निकालेंगे तो ये 10 बचेगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। तो हो जाएगा हमारा v²/40 माइनस के, ये हो जाएगा हमारा त्वरण। अब दोस्तों अपन यानी इस त्वरण को यूज कर करके अगली कंडीशन का भी मान ज्ञात सकते हैं। अगले में पूछा कि विराम अवस्था में आने से पूर्व गोली की मोटाई कितनी होगी। अब हमें दिया हुआ है कि विराम अवस्था में यानी कि अंतिम वेग रखेंगे 0 और प्रारंभिक वेग यानी कि v/2 रख देंगे क्योंकि v/2 हो चुका था, और फिर हमें s का मान निकालेंगे तो उसी समीकरण में मान रखेंगे तो अंतिम वेग का मान अब रख देंगे v का मान 0 और u का मान अब रखेंगे अपन v/2 यानी v²/4 हो जाएगा, और प्लस के होता है 2as यानी ये हो जाएगा 2 और a का मान हमने निकाला था वो आया था हमारा माइनस के v²/40, वो हमारा निकल के आया था v²/40 और प्लस के इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऐसे, ये हमें निकालना है यानी कि कितनी दूरी तक यानी कितनी मोटाई को भेदेगी। तो दोस्तों इसको अपन यहाँ से निकालेंगे तो हमारे इसके डिवाइड में बचेगा 20 और इसको अपन सोल्व करेंगे तो पहले तो इधर आ जाएगा यानी कि v²/4 माइनस के हो जाएगा, फिर ये माइनस का आ जा के इधर प्लस का हो जाएगा। तो अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों याद रखना कि s बराबर जो जाएगा वो जाएगा, पहले तो इधर था s के मल्टीप्लाई में v²/20 और इधर हो जाएगा हमारा v²/4। अभी ये जो v² से v² कट जाएगा और ये जो हमारा 20 है 20 को अपन इधर लेकर के आएंगे तो 4 को 20 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 5 चौक 20। तो ये देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्षणिका के लिए 200
2000 केल्विन ताप पर जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य वो होती है लैम्डा एम, और 300 केल्विन ताप पर इसकी संगत तरंग दैर्ध्य होगी। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि यानी कि 200 केल्विन पर इसकी जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य है वो होती है लैम्डा एम, तो 300 केल्विन पर इसकी जो संगत तरंग दैर्ध्य होगी उसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर और जो लैम्डा का मान होता है वो होता है कांस्टेंट, यानी जो कोई कक्षणिका होती है उसके लिए टेम्परेचर और तरंग दैर्ध्य का जो मल्टीप्लाई होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है। तो इसको इस इक्वेशन से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमारा जो लैम्डा यानी कि लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 T2, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत, तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। यहाँ से अपन लैम्डा 2 का मान निकाल सकते हैं। लैम्डा 2 का मान हो जाएगा हमारा लैम्डा 1 T1 अपॉन लैम्डा 2 T2 अपॉन T2। तो लैम्डा 1 का मान हमारा है लैम्डा एम, और T1 का मान है हमारा 2000, और T2 का मान हमें दिया हुआ है 3000। तो इनको अपन निकालेंगे तो 000 से 000 निकल जाएगी, और लैम्डा 2 का मान अब निकल के आ जाएगा 2/3 लैम्डा एम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 लैम्डा एम, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला 2/3 लैम्डा एम। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है। यानी दोस्तों हमें बताया गया है कि दो सदिशों का यानी कि दो बल है उनका सदिश योग सदिश अंतर के लंबवत है। तो इस स्थिति में हमें बताना क्या होगा। यानी हमें दिया हुआ है कि दो सदिश हैं F1 प्लस F2, यह इज इक्वल यानी कि लंबवत है इन F1, लंबवत दिया हुआ हमें F1 माइनस M2। तो हमें इनके बारे में बताना है कि कौन सी कंडीशन सही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बलों का जब परिमाण होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि ये जो हमारे बल हैं इनका परिणाम इन दोनों का सेम है, तो इनका जो योग होगा वो इधर आ जाएगा, और इनका जो अंतर हो जाएगा यानी कि डिफरेंट हो जाएगा वो इसकी दिशा इधर आ जाएगी। यानी ये दोनों आप परपेंडिकुलर होंगे, यानी दोनों लंबवत होंगे। तो इसके लिए जो इसका जो परिणाम है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी बलों के परिणाम एक दूसरे के बराबर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भार 80 kg है, लिफ्ट के अंदर एक भार मापने की मशीन के ऊपर खड़ा है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रही है तो मशीन का भार कितना हो जाएगा, यानी मशीन भार कितना बचाएगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई लिफ्ट यानी कोई भी मशीन ऊपर जाती है तो भार में वृद्धि होती है, और जब कोई मशीन नीचे आती है तो भार में कमी होती है। तो वो किसके कारण होता है, उसका त्वरण होता है, त्वरण के कारण। यानी कि त्वरण यदि ऊपर जा रहा है तो उसके त्वरण के मान में वृद्धि हो जाती है, वो आएगी G+A। तो हमें G का मान दिया हुआ है 10 और A का मान दिया हुआ है 5, तो टोटल त्वरण हो जाएगा हमारा 50, सॉरी दोस्तों 15 हो जाएगा इनको जोड़ने पर। और यदि हमें इसका भार निकालना है तो भार हो जाएगा हमारा mg, m का मान दिया हुआ हमें 80, और g का मान हमारे निकल कर आ जाएगा, यानी त्वरण का मान 15 है। तो 15 को अपन 80 से गुणा करेंगे तो 15 × 120 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 न्यूटन। यानी mg का मान निकालेंगे, g का मान रखेंगे अपन 15 मीटर पर सेकंड, और m का मान रखेंगे 80 kg, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1200 न्यूटन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र 1 का वेग समय ग्राफ तथा चित्र 2 का त्वरण समय ग्राफ यानी इससे मेल खाता है। दोस्तों हमें ये बताना है कि हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं, तो इस ग्राफ है ये ग्राफ इस ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंदर किस ग्राफ से यानी मैच खाता है, यानी कि पहली ग्राफ से या फिर दूसरी से या फिर चौथी से या फिर तीसरी से या चौथी से। तो देखिए दोस्तों इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी का मान समय के अनुसार कम होता जा रहा है, यानी इस त्वरण यानी कि और इसकी जो ढाल है वह भी नियत है, यानी कि सभी जगह ढाल का मान समान है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो त्वरण है ए का मान है वो समान है बिल्कुल, क्योंकि यह इसकी ग्राफ सीधी है, और यह यानी कि नीचे आ रही है, इनका वेलोसिटी का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो त्वरण का मान कांस्टेंट है लेकिन यह नेगेटिव है।
तो इस ग्राफ से अपन इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमें 2 नंबर की ग्राफ है उसके अंदर में जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है वो माइनस का यानी नेगेटिव दिया हुआ है और यह नियत दिया हुआ है यानी कि समय के अनुसार त्वरण का मान समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ग्राफ ए के अनुसार ग्राफ यानी कि है जो हमारा आकृति 2 है उसके अंदर जो सेकंड वाली ग्राफ होती है वो हमारी सही मैच खाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।